तो चरक संहिता के जो उपदेष्टा हैं वो पुनर्वसु आत्रेय जी हुए हैं, जिनका काल है 1000 ईस्वी पूर्व और उपनिषद काल। चरक संहिता में जो आयुर्वेद अवतरण का बताया गया है कि सबसे पहले जो ब्रह्मा जी है उन्होंने ज्ञान दिया है दक्ष प्रजापति को। दक्ष दक्ष प्रजापति ने दिया है अश्विनी कुमार को, अश्विनी कुमारों ने दिया है इंद्र को। यहाँ तक जो चार जने हुए इनको देव उपदेशक आचार्य बोला गया। देव उपदेशक ज्ञान मतलब जो देव उपदेशक आचार्य, इन चारों को बोला गया है। उसके बाद जो ज्ञान दिया उन्होंने इंद्र ने दिए ऋषि भारद्वाज को। भारद्वाज को उग्रतपा और अमितायु भी कहा गया है। और जो भारद्वाज है उनसे ज्ञान लिया था पुनर्वसु आत्रेय जी ने। तो पुनर्वसु आत्रेय का काल है 1000 ईस्वी पूर्व, उपनिषद काल है। तो इन्होंने जो ज्ञान भारद्वाज जी से लिया वो इन्होंने दिया है अग्निवेश को। तो अग्निवेश हुए तंत्रकर्ता। इन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा है। तंत्र होता है जिसमें सूत्र रूप में निबद्ध हो, जिसको भविष्य में विस्तार की संभावना, उसे तंत्र कहते हैं। तो जो अग्निवेश ने जो उपदेष्टा से सुनकर जो लिखा है वो उसको अग्निवेश तंत्र बोलेंगे हम। तो काल दोनों का सेम रहेगा क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया, इन्होंने लिखा है। तो 1000 ईस्वी पूर्व दोनों का काल रहेगा उपनिषद काल। उसके बाद प्रति संस्कर्ता हुए हैं आचार्य चरक। प्रति संस्कर्ता होते हैं जो उसमें कुछ एडअप करे, अपनी तरफ से कुछ और ऐड करे। तो इनका काल है 200 ईसा पूर्व, शुंग काल। जो चरक ने लिखा है उसको हम संहिता वर्ड यूज करेंगे, चरक संहिता। तंत्र होता है जिसमें सूत्र रूप में ज्ञान निबद्ध हो, और जो संहिता होती है भी, जो भी तंत्र में जो नॉलेज है उससे रिलेटेड और भी जितनी संसार में नॉलेज है वो एक ही जगह इकट्ठा कर देनी। तो एक ही जगह सब नॉलेज समाहित होने के कारण उसको संहिता कह दिया। तो चरक ने जो उसमें एडप्ट किया तो इसके बाद तंत्र का वो संहिता का रूप ले लिया, तो चरक संहिता होगी। उसके बाद आई दृढ़बल। दृढ़बल ने चरक संहिता में 41 चैप्टर ऐड किए। कल्प के 12, सिद्धि के 12 और 17 चैप्टर चिकित्सा स्थान के। तो उसमें कुछ एडअप और कर दिया, तो ये उसके संपूरक हुए। इसके बाद कोई भी चरक में वो एडअप नहीं हुआ, तो दृढ़बल को संपूरक बोला गया। तो जो चरक थे वो अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कर्ता हुए, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ ऐड किया। जो ऐड करता है वो प्रति संस्कर्ता है, और दृढ़बल है वो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता हुए। तो अगर चरक का क्वेश्चन आए तो वो अग्निवेश तंत्र के प्रति संस्कर्ता है, और दृढ़बल जो है वो चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता है। तो आगे लिखा है इसमें, आत्रेय के उपदेशों को तंत्र रूप में निबद्ध करने के कारण अग्निवेश तंत्र करता है, और अग्निवेश तंत्र का भाषात्मक प्रति संस्कार करने के कारण चरक भाष्यकार है। चरक अग्निवेश तंत्र के और दृढ़बल चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता है। उसके बाद जो चरक के चैप्टर हैं वो आपको पता ही है कि सूत्र स्थान में 30 चैप्टर है, निदान स्थान में 8 है, विमान में 8 है, शारीर स्थान में 8 है, इंद्रिय स्थान में 12 है, चिकित्सा स्थान में 30 है, कल्प स्थान में 12 है, सिद्धि स्थान में 12 है। कुल 120 अध्याय हैं इसमें। तो इसमें जो टोटल सूत्र है वो है 9295, 9295। तो इसमें सारे सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपने सूत्र स्थान के सूत्र याद करने हैं 1952, एक आपने चिकित्सा स्थान के याद करने 4904, 4904, और एक सिद्धि स्थान के 700। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीजी लेवल पे पूछते हैं, एएमओ में भी पूछ ले। तो इसके आगे कुल औषधि योग जो इसमें आए 1950 औषधि योग है चरक संहिता में। उसमें से 1600 योग चिकित्सा स्थान में वर्णित है। ये कॉमन सी बात है, अभी चिकित्सा में चिकित्सा योग आएंगे तो 1600 जो है वो चिकित्सा स्थान में ही वर्णित है। जो कुल श्लोक है वो है 12,000। तो जो सूत्र है टोटल वो 9295, 9295 है। श्लोक टोटल है 12,000, कुल औषधि योग है 1950। उसके बाद आते हैं हम चरक संहिता की टीकाओं पर। टोटल 43 टीकाएं हैं। इनमें से जो 17 है वो संस्कृत टीकाएं हैं। इनमें से 6 ही उपलब्ध है इस टाइम। तो मेन जो संस्कृत टीकाएं होती है उनको ही वैज्ञानिक मानते हैं, मतलब उसी पे विश्वास है आयुर्वेद को। तो जो संस्कृत टीका है उन्हीं पे क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, हिंदी टीका का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। तो संस्कृत टीका वो हमने ठीक से करनी है। तो सबसे पहली टीका है चरक न्यास। चरक न्यास प्रथम टीका हुई। टीकाकार कौन है? भटार हरिश्चंद्र। काल क्या है? 6वीं सदी। जो काल है ये पहली और लास्ट का तो आपने जरूर याद करना है। भी लास्ट जो टीका का काल था वो 20वीं सदी है, पहली का 6वीं। बीच में
एक रीडिंग दे लेना, अगर याद रहे तो भी ठीक है। पीजी लेवल पे पूछते हैं, ओएमओ में हमें इतना नहीं पूछेंगे काल का, लेकिन फर्स्ट का आपको याद होना चाहिए भी 6वीं सदी है और एक लास्ट का। तो चरक न्यास प्रथम टीका भटार हरिश्चंद्र, इसको याद कैसे करोगे? इसको याद आप ऐसे कर सकते हो कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उनका प्रथम रोल यही था कि वो सबके साथ न्याय करते थे। तो चरक न्यास भटार हरिश्चंद्र। सेकंड है चरक पंजिका, राइटर कौन है? स्वामी कुमार। तो इसको आप याद करोगे 4 5 स्वामी, 4 से चरक, 5 से पंजिका और स्वामी। इस तरह आप दिमाग में इस तरह बिठा लो भी 4 5 स्वामी, चरक पंजिका, स्वामी कुमार। उसके बाद थर्ड है निरंतर पद व्याख्या, जेजेड। जो जेजेड है इसमें निरंतर वर्ड है, तो इसमें ज ज ज निरंतर आ रहा है तो निरंतर पद व्याख्या जेजेड। इस तरह आप याद करना भी, निरंतर इसमें ज ज ज आ रहा है तो निरंतर पद व्याख्या के लेखक हैं जेजेड। उसके बाद जो है न्यास, ऊपर थी चरक न्यास थी, ये न्यास, ये दोनों का आप भी अकेला न्यास है तो अमित प्रभ। अमित प्रभ ऐसे याद रखना है कि जो अमिताभ बच्चन है वो उपन्यास लिखते हैं, उनके फादर साहब लिखते ही थे, तो अमित प्रभ न्यास। तो इस तरह अपने दिमाग में थोड़ा सा वो रखना भी, न्यास आया है तो अमिताभ बच्चन या उसके पापा उपन्यास लिखते ही थे, तो भी अगर न्यास आता है तो अमित प्रभ ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद है चरक वार्तिक। चरक वार्तिक है क्षीर स्वामी दत्त। इसको याद करने का तरीका ये है कि जो वर्तिका है लड़की, वो अपने स्वामी को क्षीर देती है, वे अपने स्वामी को दूध देती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, चरक वार्तिक क्षीर स्वामी दत्त। उसके बाद है परिहार वार्तिक। परिहार वार्तिक के लेखक हैं आषाढ़ वर्मा। आषाढ़ वर्मा आप इसे याद कर सकते हो कि आषाढ़ महीना में परिहार काल वर्जित है। परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा, आषाढ़ काल में परिहार काल वर्जित है, आषाढ़ महीने में परिहार काल वर्जित है। इस तरह आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद है बृहत तंत्र प्रदीप, राइटर कौन है? नरदत्त। तो अगर बृहत तंत्र प्रदीप टीका किसने लिखी है, इस तरह क्वेश्चन आता है तो ये आप इसे याद कर सकते, प्रदीप एक बड़ा नर है, मतलब प्रदीप नर आ गया, बड़ा मतलब बृहतंत्र, तो प्रदीप जो है वो बड़ा नर है, बड़े साइज का नर है, कुछ इस तरह आप याद कर सकते हो। उसके बाद है चरक चंद्रिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पूछते हैं चरक चंद्रिका। चरक चंद्रिका लिखी है गयदास ने। इसको याद कर सकते हो, मल्टीपलर कोई गाय है जिसपे चंद्रिका वर्णन, चंद्रिका वर्णन की गाय है, इस तरह याद कर सकते हो, चरक चंद्रिका, चंद्रिका वर्णन की गाय। और एक चरक चंद्रिका टीका है, हिंदी टीका है, वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने लिखी है। संस्कृत टीका गयदास ने लिखी है। अगर क्वेश्चन आता है कि चरक चंद्रिका टीका किसने लिखी, तो गयदास ही लगाना। अगर क्वेश्चन आए भी चरक चंद्रिका की हिंदी टीका किसने लिखी, तो ब्रह्मानंद त्रिपाठी लगाना। अगर सिंपल मेंशन ना हो हिंदी संस्कृत, तो संस्कृत पे ही जाना है, गयदास चूज करना है आपने। उसके बाद चरक भाष्य। चरक भाष्य लिखी श्री कृष्ण वैद ने। तो ये तो सिंपल है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी भाषण दिया था, अभी भाषण जो है वो श्री कृष्ण देते हैं, तो चरक भाष्य श्री कृष्ण वैद। उसके बाद 10 नंबर है आयुर्वेद दीपिका। आयुर्वेद दीपिका जो चक्रपाणी ने लिखी है, ये भी पूछते हैं, इसका काल भी पूछते हैं, 11वीं सदी। चरक दीपिका जो आयुर्वेद दीपिका जो चक्रपाणी लिखी है, 11वीं सदी काल है इसका। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो दीपिका जो हीरोइन है उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं लड़के, कुछ भी दीपिका के पीछे चक्कर लगाना कुछ भी, तो आयुर्वेद दीपिका चक्करपाणी। उसके बाद चरक तत्व पर दीपिका, आयुर्वेद दीपिका, चरक तत्व पर दीपिका, और जो लास्ट है चरक पर दीपिका, ये तीनों सेम है। तो आयुर्वेद दीपिका का तो हो गया भी, जो दीपिका है उसके पीछे चक्कर लगा रहे हैं भी, आयुर्वेद दीपिका चक्करपाणी। अगर आज चरक तत्व पर दीपिका, तो शिवदास सेन, ये आपने इसे कारण, जो शिव है वो तत्व तत्व मतलब कण कण में समाहित है, विचारक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन है। और अगर आज चरक प्रदीपिका अकेली तत्व ना हो और आगे चरक हो, वो आयुर्वेद दीपिका याद रखना। जो आयुर्वेद की दीपिका उसके पीछे लड़के चक्कर लगाते हैं, जो आयुर्वेद कॉलेज में दीपिका पढ़ती है, आयुर्वेद कॉलेज में दीपिका है, उसके पीछे चक्कर लगाते हैं। और जो चरक प्रदीपिका है, इसका सिंपल है भी, प्रदीपिका ज्योतिष, भी प्रदीप प्रदीप की ज्योति जलती है, प्रदीप का ज्योतिष चंद्र शास्त्री। तो ऊपर जो 12 नंबर पे चरक प्रकाश कौस्तुम, ये है नरसिंह कविराज। ये सिंपल सा बस दिमाग में आइडिया रखना, जो नरसिंह जो कविराज है बड़े कवि हैं, उन्होंने अपनी चरक प्रकाशित की, कुछ भी इस तरह भी प्रकाश आ गया और कविराज आ गया। भी कवि है वो बुक प्रकाशित करते हैं, कुछ भी प्रकाश वर्ड भी आएगा, कवि भी आएगा, दोनों भी। कवि ने अपनी चरक प्रकाशित की या नरसिंह कविराज ने अपना चरक प्रकाशित किया। उसके बाद 30 नंबर है चरक उपस्कार, योगेंद्र नाथ सेन।
ये सिंपल है भी, जो योगी होते हैं वो सब पर उपकार करते हैं, तो चरक उपकार योगेंद्र नाथ सेन। उसके बाद है 14 भी, जलप कल्प ध्रुव गंगाधर राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो जलप कल्प ध्रुव भी, गंगा का जल, इस तरह याद करना, जलप कल्प ध्रुव भी, गंगा और जल दोनों वर्ड आएंगे दोनों में। भी गंगाधर राय है तो जल से रिलेटेड जो बुक है जलप कल्प ध्रुव वो आएगी। इसका काल है 19वीं सदी। अब है हिंदी टीकाकार। हिंदी टीकाकार को ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये दो याद रखो कि जो परमानंद त्रिपाठी के चरक चंद्रिका टीका है, और जो चरक चंद्रिका टीका संस्कृत की है वो गयदास ने लिखी है, और जो हिंदी टीका है वो परमानंद त्रिपाठी ने लिखी है। और रवि त्रिपाठी जो हम कॉलेज में पढ़ते थे ग्रीन कलर की, वो वैद मनोरमा है, उसको वैद मनोरमा टीका बोलते हैं। उसके बाद है अनुवाद। भी सबसे पहले जो चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं सदी में हुआ था, चरक इंडियानस नाम से हुआ था। एक आपने ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं। एक इसका याद करना, 3rd नंबर, अंग्रेजी अनुवाद 6 संस्करणों में डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने जामनगर से किया था। सन याद करने की जरूरत नहीं, 6 संस्करणों में भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, सबसे पहले डॉक्टर प्राणजीवन मेहता ने किया था। ये इतिहास का एक क्वेश्चन बनता है। एक जो 4th नंबर है, हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद ने लाहौर से की थी। तो अरबी अनुवाद किया था सबसे पहले 8वीं सदी में सर्क इंडियानस ने, अंग्रेजी भाषा में प्राणजीवन मेहता ने, और हिंदी भाषा में पंडित ज्वाला प्रसाद ने। उसके बाद आते हैं भारद्वाज पे। भारद्वाज ने मैं पहले बताया दक्षिण जो आयुर्वेद अवतरण है अभी, दक्ष प्रजापति से अश्वनी, अश्वनी से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज ने ज्ञान प्राप्त किया। तो इनको अमितायु कहते हैं और उग्र तपा भी कहते हैं। उग्र तपा क्यों कहते हैं? क्योंकि तपस्वी ऋषि थे, तप ज्यादा करते थे, तपस्वी थे, तो उग्र तपा नाम है। ये प्रय का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंद्र की और भारद्वाज के सिर्फ प्रय ही पूछते हैं, भी उग्र तपा कौन है, अमितायु कौन है। तो उग्र तपा अमितायु भारद्वाज से रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है आत्रेय। आत्रेय 3 तरह के आत्रेयों का उल्लेख है चरक संहिता में, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय, भिक्षु आत्रेय। पुनर्वसु आत्रेय मेन है चरक संहिता में। ये अत्रि के पुत्र शिष्य थे, इन्होंने भारद्वाज से ज्ञान प्राप्त किया था, हमने पहले ही पढ़ा है। इनकी माता का नाम चंद्रभागा था, इसलिए इनको चंद्रभागी भी कहते हैं। जो कृष्ण आत्रेय है, ये महाभारत में जो कय चिकित्सक के रूप में आए थे, और चरक सूत्र 11 में इनका नाम आया कृष्ण आत्रेय का, सिर्फ चरक सूत्र 11 में मेंशन आया कृष्ण आत्रेय का। जो 3rd भिक्षु आत्रेय है, वो चरक सूत्र 25 जो यज्ञ पुरुषीय अध्याय है, उसमें कालवाद के समर्थक है। उसमें 5-6 वाद है, आत्मवाद, कालवाद, मातृ पितृवाद, तो कालवाद के समर्थक भिक्षु आत्रेय हैं उसमें। तो ये 3 तरह के आत्रेय हैं, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्ण आत्रेय चरक सूत्र 11, और भिक्षु आत्रेय चरक सूत्र 25। फिर आत्रेय के शिष्य 6 जो हम पढ़ते हैं, अग्निवेश, भेल, जतुकन, पराशर, हरित, चारपाणी, ये 6 शिष्य हैं। और अग्निवेश इनमें मेधावी थे, तो बुद्धि विशेष थे, तो इसके कारण इन्होंने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र को लिखा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो बुद्धि विशेष होने के कारण, बुद्धि विशेष आंसर देना आपने, फिर बुद्धि विशेष होने के कारण इन्होंने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र लिखा। फिर आते हैं चरक पर। चरक का वास्तविक नाम कपिस्टल चरक था। कपिस्टल चरक क्यों था? क्योंकि जो इनका गांव था वो कपिस्टल था, जो इरावती और चंद्रभागा नदियों के बीच में कपिस्टल ग्राम था, वहां के रहने वाले थे। पिता का नाम विशुद्ध था। इसे ये ऐसे याद कर सकते, जो पिता होते हैं उनका अपने बेटे के लिए प्यार शुद्ध होता है, तो विशुद्ध इनके पिता थे। और जो 4 सुश्रुत थे उनके पिता थे विश्वामित्र, वह से वो है विश्वामित्र। महर्षि वैशंपायन के शिष्य थे। और कोई भी ऋषि है उसके टाइम कोई राजा होता है, तो इनके टाइम राजा था राजा कनिष्क, ये राजा कनिष्क के राजवेद थे। उसके बाद इनको जो भाव प्रकाश में 2 प्रकार के ऋषि बताए गए हैं। शालीन जो कुटी में रहने वाले होते हैं, एक यायावर कोटि के जो घूम फिर कर ज्ञान अर्जित करते हैं। तो भाव प्रकाश ने चरक को यायावर कोटि के ऋषि का संबोधित किया, क्या कि ये घूम फिर कर ज्ञान अर्जित करते थे। उसके बाद ये 6वां पॉइंट मैंने बताया दिनकर ग्राम, वो था। जो 7th पॉइंट है, कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम भी चरक है, और इस संप्रदाय के लोग भी चरक लाते हैं, वैसे इसे नॉलेज के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद आते हैं दृढ़ बल पर। दृढ़ बलि कपिल बलि करते हैं, तो ये यातना भी बल बल दोनों आ रहा है, कपिल बलि होता है। इन्होंने चरक के 120 अध्यायों में से चैप्टर जो लिखे हैं, कौन कौन से? 12 कल्प के, 12 सिद्धि के, और 17 चिकित्सा के। 17 जो चिकित्सक है वो कौन से हैं? ये जो 17 हमें याद करने मुश्किल है, जो 13 जो नहीं लिखे वो याद रखो दिमाग में। चरक ने 13 कौन से लिखे हैं, उससे जो है वो रिडबल ने लिखे हैं। तो चरक के जो 13 इसमें लिखे हुए वो है, पहले 8 चैप्टर चिकित्सा के,
उसके बाद अर्श जो 14 चैप्टर है, फिर 19वां चैप्टर अतिसार, फिर जो 21वां चैप्टर है विसर्प, उसके बाद मदात्ते 24वां चैप्टर और 25वां द्विवर्ण्य। तो आठ, पहले 8 चैप्टर हो गए, फिर अर्श, अतिसार, विसर्प, मदात्ते, द्विवर्ण्य, ऐसे सीक्वेंस में भी पहले 8, फिर 14, फिर 19, फिर 21, फिर 24, फिर 25। ये चैप्टर चरक ने लिखे हैं। इससे एक्स्ट्रा जो भी 17 चैप्टर है वो दृढ़बल ने लिखे हैं। चरक संहिता की विशेषताएं और चरक संहिता के रिलेटेड और कुछ जानकारी। तो ये पहला है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम ये कौन सी टीका से संबंधित है? जलप कल्पत्रु, जो गंगाधर राय की जो जलप कल्पत्रु है वो। उस टीका में चरक को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। अखिल शास्त्र विद्या मतलब जो ब्रह्मांड में सर्व फल उदायत है, ये मीनिंग होता है इसका। जो सर्व फलदायक होती है उसको अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम कहा है। ये कविराज जो गंगाधर राय है उन्होंने अपने जल पर कल्पतरु टीका में संबोधित किया चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम। इस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम किस टीका से रिलेटेड है? तो जल कल्पतरु से। दूसरा है, विषय सेन मानते हैं भी चरक संहिता में उत्तर तंत्र भी शामिल था। ये क्वेश्चन ऐसे आता है भी कौन सी आचार्य के अनुसार चरक संहिता में उत्तर तंत्र शामिल था, इस तरह क्वेश्चन बन सकता है। तो शिवदास सेन के अकॉर्डिंग। फिर जो थर्ड है उसका क्वेश्चन बनता है भी चक्रदत्त पर जो रतन प्रभा टीका है वो किसने लिखी? तो निश्चलकर ने। निश्चलकर ने चक्रदत्त पर रतन प्रभा टीका लिखी है। फिर फोर्थ चैप्टर, ये हमें पता है भी बृहत्त्रय में चरक संहिता को मूर्धन्यता सिर के समान मानी गई, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया चरक संहिता को बृहत्त्रय में, सिर के समान मानी गई है। फिर फिफ्थ है, आचार्य चरक ने यूनानी चिकित्सक के प्रथम वेद कंकायन को माना है। आचार्य चरक के अनुसार कंकायन और यूनानी बीच में यह न आ रहा है, यूनानी में भी यह न, तो इस तरह ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंकायन यूनानी से रिलेटेड है, आगे भी आएंगे। इन्होंने नो इन्फिनिटी रस माने, असंख्य रस माने, कई जगह पे आएंगे कंकायन कंकायन जैसे, पर मेन इनका ये भी यूनानी चिकित्सा के प्रथम वेद थे। फिर चक्रपाणी जिन्होंने चरक पर टीका लिखी है वो भी लोधर बलि कुल में उत्पन्न हुए। तो दृढ़ बल के पिता थे वो कपिल बलि थे, और ऑप्शन में लोधर बलि भी आएगा, तो लोधर बलि आपने चूज नहीं करना, कपिल बलि चूज करना है। ये जस्ट नॉलेज के लिए भी चक्रपाणी का जो कुल है वो लोधर बलि है। फिर चरक संहिता की विशेषताएं। चरक संहिता की शैली एवं भाषा उपनिषदकालीन है। उपनिषदकालीन हमें पता है भी अग्निवेश और जो अत्रे का टाइम था वो उपनिषदकालीन था, तो वही भाषा शैली चली आ रही है। तो चरक संहिता की शैली और भाषा उपनिषदकालीन है। जो सेकंड पॉइंट है वो याद करने की जरूरत नहीं भी, संख्या शब्द 5 बार है, इतिहास शब्द 2 बार है, इसके क्वेश्चन नहीं पूछते। थर्ड है ब्रह्म चतुष्पाद। भी अग्निवेश ने मांडुक्य उपनिषद में उल्लेखित ब्रह्म चतुष्पाद सिद्धांत को माना है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भी ब्रह्म चतुष्पाद कहाँ पे बनने चाहिए? नीचे क्वेश्चन होगा अग्निवेश चरक मांडुक्य उपनिषद भी लिखा होगा, तो मांडुक्य उपनिषद की ओर ही जाना है आपने, इतिहास का क्वेश्चन बन जाता है। तो मांडुक्य उपनिषद में ब्रह्म चतुष्पाद का वर्णन है, वो अग्निवेश ने चरक संहिता में भी माना है, अपने तंत्र में भी माना है। तो चतुष्पाद सिद्धांत क्या है, इसको आप याद कर सकते हो VTPT। पूरा डिटेल नहीं जाना, बस थोड़ा सा आइडिया रखना भी, इस तरह की 4 कोई चीजें हैं वो ब्रह्म चतुष्पाद है। वी से वैश्वानर, टी से तेजस, फिर पी से प्राज्ञ, फिर टी से तूर्य। वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, तूर्य, ये 4 पाद ब्रह्मा के कहे गए हैं, जो मांडुक्य उपनिषद में और अग्निवेश ने भी अपने तंत्र में उल्लेख किया है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, चरक संहिता में वेद की तृतीय जाति, पंच महाभूत सिद्धांत, सप्त धातु सिद्धांत, ये सभी उपनिषद काल माने जाते हैं। चरक संहिता कहती है भी जो पंच महाभूत है, सप्त धातु सिद्धांत, ये सब उपनिषद कालीन में भी पहले भी थे और आज भी है, भी पुराने टाइम में भी थे। वेद की तृतीय जाति कौन सी मानी है? ये क्वेश्चन पीजे में एक बार आया था, एमओ में नहीं पूछेंगे तृतीय जाति। 4 ऑप्शन थे, एक उनमें से नहीं था, तृतीय जाति नहीं है। तो ये गर्भ में जन्म, पहला गर्भ में जन्म हो गया तब उसकी पहली जाति है मानिए। दूसरा प्रसव के पश्चात जन्म। फिर थर्ड है मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म। फोर्थ ऑप्शन डालते हैं हमेशा भी विद्या ग्रहण के बाद भी जन्म, वैद के रूप में जन्म, तो वो इनकरेक्ट होता है, वो सिलेक्ट करना। तो ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है और एमओ में नहीं पूछेंगे। फिर फिफ्थ पॉइंट है भी
अग्निवेश तंत्र सूत्र संग्रह तथा भाष्य के क्रम में परिणत होकर चरक संहिता के रूप में विद्यमान है। डेडबेल ने अग्निवेश ग्रंथ के लिए तंत्र और चरक कृत प्रति संस्करण के लिए संहिता शब्द प्रयोग किया। तो मैंने पहले ही बता दिया, तंत्र शब्द आता है जहाँ कोई भी ग्रंथ है सूत्र रूप में निबद्ध हो तो उसको तंत्र बोलेंगे। संहिता बोलेंगे अगर उससे रिलेटेड सारा ज्ञान एक ही जगह पर सम्मिलित हो जाए, समाहित कर दिया जाए तो उसको संहिता बोलेंगे। तो चरक ने सारा ज्ञान एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, इसीलिए चरक संहिता के लिए जो प्रशंसा की गई है कि जो ज्ञान चरक संहिता में है वो कहीं नहीं है, और जो चरक संहिता में नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। तो ये प्रशंसा हम अपने यूजी टाइम में भी पढ़ते थे, तो ये इसकी प्रशंसा की गई। तो वो यही पॉइंट है भी संहिता वर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो गया, तो संहिता वर्ड यूज किया है। फिर सिक्स पॉइंट है कि जो धन्वंतरी का काल है सुश्रुत तंत्र है वो इससे पहले का, क्योंकि धन्वंतरी वर्ड अग्निवेश ने यूज किया। तो चरक सुश्रुत से पुरानी नहीं, सुश्रुत ज्यादा पुरानी है चरक से, ये याद रखना बस। फिर चरक संहिता में 14 देश और 68 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। और चरक संहिता में 4 सूत्र, ये पूछ लेते हैं कि 4 सूत्र, इनमें से 4 सूत्र, चौथा सूत्र नहीं है, वो एक कोई और ही सूत्र डाल देते हैं। चारों याद रखना। गुरु सूत्र, गुरु सूत्र होता है भी जिसका जो स्पष्ट ज्ञान हो भी उसमें संदेह ना हो। शिष्य सूत्र भी जिसमें संदेह संदेह हो उसको शिष्य सूत्र बोलते हैं। जैसे स्वरस कल्पना होगी, कोई 5 कह रहा है कोई 6 कह रहा है, तो वो एक तरह शिष्य सूत्र की उदाहरण है। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता हमने पढ़ी लिया कौन होते हैं। एक के सूत्र होते हैं, जैसे हम मानते हैं भी जो भी हाथ पैर पहले कोई कह रहा है बड़ी कह रहा है भी हाथ पैर पहले आते हैं, गर्भ में बालक होता है। कुमार सिरा भरद्वाज कह रहा है भी सिर पहले आते हैं। भी अपने अपने कंसेप्ट रखना, वो एक ही सूत्र होता है। तो 4 सूत्र है चरक संहिता में, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कार सूत्र, एक ही सूत्र। ये 4 सूत्र हैं। और एक ऊपर आया था ब्रह्म चतुष्पाद, वो ब्रह्म चतुष्पाद होता है। ये 4 सूत्र है। फिर 9th पॉइंट है विषय कल्पना का व्यवस्थित और वैज्ञानिक विवरण इसमें मिलता है। तो इसमें वैसे कल्पना, स्वरस कलत्वात, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे तो इसमें वैसे कल्पना का भी वर्णन मिलता है। 10वां पॉइंट है आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। ये आचार्य नहीं है, आचार रसायन है। आचार रसायन चरक की मौलिक देन है। आचार रसायन जो रसायन अपना चिकित्सा में फर्स्ट चैप्टर उसका जो 4th अध्याय है उसमें आचार रसायन का वर्णन है। आचार रसायन होता है भी बिना कोई मेडिसिन के सद्वृत्त और सदाचार से अपने मानसिक और शरीर, मन और शरीर का इलाज करना, उसको आचार रसायन कहते हैं। तो आचार रसायन चरक की मौलिक देन। जो 11वां चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भी जो स्वभाव परमवाद है वो चरक नहीं माना है। ये क्वेश्चन आता है भी कार्यकरणवाद, कार्यवाद, इसमें तर्क चिंतन कौन सा वाद माना है, तो स्वभाव परमवाद सिलेक्ट करना होता है। ये 16वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर इसमें 12वां पॉइंट है भी चरक ने गृह चिकित्सा को उभयविलुप्ता कहा है। उभयविलुप्ता, ये क्वेश्चन आज तक अभी मैंने देखा नहीं भी आया है, पर चरक ने गृह चिकित्सा उभयविलुप्ता वर्ड यूज किया, ये आप याद रखना। उसके बाद 7 चतुष्क है इसमें, ये आपने पढ़ी है। इसको याद करने कैसे होता है, बीएसएनएल क्रिया, बीएसएन बड़ा कर लो, एल छोटा, क्रिया में आई छोटा, क्योंकि टोटल 7 हैं। तो बी से आ गया भेषज चतुष्क, इसको औषध चतुष्क भी बोलते हैं। एस से आ गया स्वास्थ्य चतुष्क, एन से आ गया निर्देश चतुष्क। मतलब 1 से 4 चैप्टर, 4 से 8 चैप्टर, और 9 से 12 चैप्टर, इस तरह 4 चैप्टर। फिर के से आ गया कल्पना चतुष्क, आर से आ गया रोग चतुष्क, और वाई से आ गया योजना चतुष्क, ए से आ गया अनुपान चतुष्क। तो 4 × 7 28, जो 2 चैप्टर रह गए 29 और 30 सूत्र स्थान की, उनको 2 संग्रह अध्याय बोल दिया। 10 प्राणयत्नी अध्याय और अर्थ दशा महामूल्य अध्याय। 29-30 जो चैप्टर है उनको संग्रह अध्याय बोले। फिर हमने जैसे पढ़े चरक संहिता में संभाषा हुई है, संभाषा होती है भी मीटिंग करना, इकट्ठे होके डिसाइड करना कोई भी चीज, तो वो 7 जगह पर हुई है। पहली संपर में सूत्र स्थान के पास इसका टॉपिक क्या था, आयुर्वेद अवतरण था। कोई कह रहा था विष्णु इसको ज्ञान दिया, कोई इसने, तो ये पहला टॉपिक था आयुर्वेद अवतरण। सेकंड संभाषा हुई है वात कला कलियादय, जो 12वां चैप्टर है सूत्र स्थान का। इसमें हुई दोष विनिचार, विवाद के प्रकोपक कारण, वाद के समन कारण, पित्त के प्रकोपक पित्त के समन, इस तरह जो बहस हुई है वो हम पढ़ेंगे। वो 12th चैप्टर में हुई है संभाषा सेकंड। थर्ड संभाषा हुई है अध्याय 25 में सूत्र स्थान यज्ञ पुरुष अध्याय में। पुरुष भाव निश्चार, कोई कहेगा आत्मवाद, कोई कालवाद, कोई किसी का समर्थन करेगा, तो वो चीज जो है वो
ये संभाषा है जो 25वें चैप्टर में हुई है। उसके बाद है फोर्थ संभाषा 26वें अध्याय में। रस संख्या, किसी ने एक रस माना है, किसी ने दो माना है, किसी ने तीन माना है। तो यात्रे भद्र कापी अध्याय सूत्र स्थान 26। तो सूत्र स्थान में चार संभाषाएं हुई है, सूत्र फर्स्ट, सूत्र 12, सूत्र 25, सूत्र 26। टॉपिक पहला आयुर्वेद अवतरण था, दूसरा दोष निश्चार, तीसरा पुरुष भाव निश्चार, और थर्ड फोर्थ है रस संख्या निश्चार। उसके बाद दो संभाषाएं हुई शारीर स्थान में। पहली हुई है गर्भावक्रांति शारीर शरीर स्थान पूर्वदेव मासानुमासिक वृद्धि से रिलेटेड। कोई कह रहा है फिफ्थ मास में ये होगा, कोई सिक्स मास में ये होगा, तो मासानुमासिक वृद्धि से रिलेटेड संभाषा हुई है। और जो सिक्स संभाषा हुई शरीर विचय शरीर, सिक्स चैप्टर है। विग्रह में प्रथम अंग उत्पत्ति निर्माण किसने कहा? जैसे कुमार सिरा भारद्वाज कहते हैं भी सबसे पहले सिर बनता है, बड़िस कहते हैं भी हाथ पैर बनते हैं, भद्र स्वर्ण कह रहे हैं गुद बनते हैं। तो जो वो संभाषा हुई है, वो बहस हुई है, वो शरीर स्थान सिक्स अध्याय में हुई है। तो पहली चार संभाषा हुई है सूत्र स्थान में, उसके बाद दो हुई है शरीर स्थान में, और एक हुई है सिद्धि स्थान में। फल मात्रा सिद्धि अध्याय 11वां चैप्टर है। इसमें जो फल बस्ती सिद्धि, इसमें जो षड वामक द्रव्य है, कोई कह रहा है मदन फल प्रधान है, कोई कह रहा है इक्ष्वाकु प्रधान है, कोई कह रहा है कृतवेदन प्रधान है। तो उस टॉपिक पे हुई है। तो टोटल 7 संभाषाएं हो गई। उसके बाद ये इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है, चरक क्लब की स्थापना कब कब हुई? तो 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर अस्लर द्वारा की गई। तो ये भी आपने याद करना, चरक क्लब की स्थापना पूछ लेते हैं, इसका ईयर भी याद रखना। 1898 में न्यूयॉर्क में प्रोफेसर अस्लर द्वारा हुई है। अगर पढ़ो तो उसका नाम जरूर देखना भी क्या नाम है, क्योंकि नाम में बहुत कुछ छिपा है लेने के लिए। तो इसको दीर्घ जीवितीय अध्याय बोला है। जो सूत्र स्थान है उसको श्लोक स्थान भी कहा गया है। निदान स्थान का सेकंड कोई भी नाम नहीं है। जो विमान स्थान है उसको मान स्थान बोला गया है। जो शरीर स्थान है उसको आश्रय स्थान भी कहते हैं। उसके बाद इंद्रिय स्थान आता है, उसको अरिष्ट स्थान भी कहते हैं। फिर आता है चिकित्सा स्थान, उसको औषध स्थान कहते हैं। और जो आगे उनका कोई खास नाम है, कल्प स्थान का कल्पना स्थान, कुछ इस तरह बस रिलेटेड ही है उससे जो नाम। मेन शरीर का आश्रय स्थान है, और चर चिकित्सा का औषध स्थान है। तो सूत्र स्थान को श्लोक स्थान का है। इसमें प्रथम सूत्र जो सबसे पहली लाइन लिखी है, अर्थात तो दीर्घ जीवत्यम अध्याय व्याख्यम। अर्थ शब्द का अर्थ है मंगल सूचक। तो इसमें 8 चीजें आई, अथ अथ दीर्घ जीवतीय अध्याय व्याख्यम। ये 8 मांगलिक पद है। ये पीजी में क्वेश्चन तो आता है, एमओ में नहीं आएगा भी 8 मांगलिक पद क्या है। तो इस वर्ड में ही 8 मांगलिक पद छिपे हुए हैं। ठीक है। उसमें जो सेकंड सूत्र है वो इति समह भगवान आत्रेय। द्वितीय श्लोक में उपदेष्टा का परिचय दिया गया है। उपदेष्टा भगवान आत्रेय ने पुनर्वसु आत्रेय ने उपदेश किया, तो उनका जिक्र है। थर्ड लाइन जो मैंने बताई भी, जो भारद्वाज है वो इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए दीर्घायु के लिए। आयुर्वेद अवतरण में आपको बता ही चुका हूँ भी, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्वनी इंद्र और भारद्वाज। जो पहले चार हैं, ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्वनी और इंद्र, इनको चार देव उपदेशक आचार्य बोला है, जो मैं पहले बताया था वो। फिर संभाषा परिषद इसमें पहली हुई है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। विषय था आयुर्वेद अवतरण, स्थान था हिमालय, ऋषि संख्या थी 53, याद रखना 53 ऋषि थे पहले चैप्टर में। फिर आरोग्य की डेफिनेशन आई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन चारों हम ये चारों चीजें तभी अचीव कर सकते हैं जब हम आरोग्य हो, जब हमें कोई रोग ना हो। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करने का मूल मंत्र है आरोग्य। उसके बाद है इंद्र के पर्याय। 5 पर्याय दिए गए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर बल हंतार। ये बल हंतार लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। बाकी रीडिंग सबकी देनी, सहस्राक्ष सचिपति शक्कर। थर्ड नंबर है शक्कर, लिख लो अगर नहीं दिख रहा शक्कर। फिर बल हंतार, फिर सुरेश्वरम, फिर सतकृतु। तो बल हंतार पूछते होते हैं भी ये कौन है, ऑप्शन में होते हैं भारद्वाज, अत्रेय, इंद्र, ब्रह्मा। उसके बाद में त्रिसूत्र। त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहते हैं। हेतु लिंग औषध। तो हेतु लिंग औषध को बोला गया त्रिसूत्र। हेतु मतलब कोई भी हेतु बन जाना, मिथ्या योग हो जाना काल इंद्रिय किसी का भी, जिससे हमें निदान। लिंग आ गया मतलब सिम्टम, औषध आ गया उसका ट्रीटमेंट। तो एक वर्ड यूज किया गया स्कंद त्रय। स्कंद त्रय सेम है, हेतु का हेतु है, लिंग जो लक्षण थे उनकी जगह दोष वर्ड यूज कर दिया, और जो औषध थे उसकी जगह द्रव्य। तो हेतु दोष द्रव्य आए तो स्कंद त्रय है। त्रय द्रव्य, त्रय द्रव्य ऐसे याद कर लेना भी, त्रय इससे आएगा तो द्रव्य द्रव्य वाला आएगा।
हेतु दोष द्रव्य स्कंद त्रय, और त्रिसूत्र है हेतुलिंग औसत। फिर छठ पदार्थ आगे, ये हमने पदार्थ ज्ञान में पढ़ा है, द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय, ये 6 छठ पदार्थ हैं। जो चरक है उसका सीक्वेंस पूछते होते हैं, ये भी एमओ लेवल में आएगा नहीं, पीजी लेवल का क्वेश्चन है। चरक ने द्रव्य पहले ना मानकर सामान्य पहले माना है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य क्रम समवाय। इसने सामान्य सबसे पहले माना है, समवाय सेम माना है इसी की तरह लास्ट में, लेकिन सामान्य पहला माना है। फिर आत्रेय के शिष्य थे जो पहले मैंने बता दिया, अग्निवेश भेल जतुकर्ण प्राशन। इसको याद करना है फार्मूला, ये अपराजित है भेल चिर, अ से अग्निवेश, प्र से प्राशर, जित से जतुकर्ण, ह से हरित, भेल से भेल आ गया, क्षार से क्षार पानी। तो अग्निवेश थे वो बुद्धि विशेष होने के कारण सबसे पहले इन्होंने अग्निवेश तंत्र लिखा है, क्योंकि ये बुद्धि विशेष थे। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है भी, निम्न में से ज्ञान देवता नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन लिखे थे, उनमें से एक नहीं होता। तो जो ऋषि होते हैं उनमें ये 8 चीजें होती है, तो एक तरह के ज्ञान देवता है जो उनमें समाहित होते हैं। क्या है ये? सिंपल है याद करने, चारों बुद्धि के पर्याय हैं, पहले 4 तो बुद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, ये तो आगे बुद्धि के पर्याय। एक सिद्धि वर्ड आपने याद कर लेना, बुद्धि के जैसे सिद्धि है। फिर जो क्षमा, दया, कृत्य, ये भी एक दूसरे से रिलेटेड है। कीर्ति भी दया करना ही होता है, दया होगी, क्षमा भी माफ करना होता है। तो ये जो 8 वर्ड है, ये 8 ज्ञान देवता है। फिर आयुर्वेद की परिभाषा, ये रेफरेंस आता है, आयुर्वेद की परिभाषा कहाँ लिखी हुई है, रेफरेंस पूछ लेते हैं, तर्क सूत्र प्रश्न में है कि जिसमें हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, ये चारों का वर्णन है, वो आयुर्वेद है। फिर आ गया आयु, ये आयु की डेफिनेशन है, शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन के संयोग को से ही आयु, उसको आयु कहते हैं। और जो धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध, ये इसके पर्याय हैं। ये 4 पर्याय यहीं पर लिखे हुए हैं, धारी, जीवितम, नित्य, अनुबंध। और जो चेतनानुवर्ती पर्याय है ये चरक सूत्र 30 में आएगा। तो इसके 5 पर्याय हैं आयु के। धारी, धारी का मतलब जीवन को धारण करने वाला, जीवितम मतलब जो जीवन है, लाइव है और लिविंग है। और जो नित्य चला रहा है, अनुबंध जो भी आत्मा और मन का जो अनुबंध रिलेशन है, वो आ गया। चेतनानुवर्ती भी इसमें चेतना है। तो ये 5 आयु के पर्याय हैं। इसी तरह इन्होंने आपने चरमान का रेफरेंस दे के साथ में काल की भेद बता दी भी। जो नित्य और अवस्थिक होता है, 2 काल होते हैं, एक अवस्था के अनुसार होता है, जैसे बाल्यावस्था, मध्यम अवस्था, युवावस्था। नित्य का जो चला ही आ रहा है, जिसमें कोई अवस्था नहीं होती। इसी तरह इन्होंने दोषों के भेद बता दिए यहाँ पर, तो ये भी चरक विमान से उठाए हैं। अनुबंध्य और अनुबंध, अनुबंध्य रोग होता है जिसके कारण स्पष्ट हो, स्वतंत्र रोग हो भी, जिसके निदान जो बुक में लिखे हैं वही निदान है, चिकित्सा भी जो बुक में लिखी है वही है, उसी चिकित्सा से ठीक हो रहा है, वो रोग होता है अनुबंध्य। अनुबंध रोग होता है, इसको अनुबंध को हम स्वतंत्र रोग बोल देते हैं भी, जो चीज लिखी है वही उस पर अप्लाई होती है। अनुबंध को परतंत्र भी बोल देते हैं, जैसे अरिष्ट वाले रोग हो गए, जो चिकित्सा है वो भी इस पे अप्लाई नहीं हो रही, इस पे निदान भी अप्लाई नहीं हो रहे भी। जो गुड़ व्याधि है भी, उसका कुछ पता नहीं लग रहा, वो अनुबंध में आती है। उसके बाद यहाँ आयुर्वेद की प्रशंसा की गई है, चारे चरक अनुसार भी, सभी वेदों में आयुर्वेद ही पुण्यतम वेद है। फिर आगे सामान्य विशेष, सामान्य की डेफिनेशन क्या होती है? जो सभी भावों में वृद्धि का कारण है उसको सामान्य कहते हैं। भी जो किसी चीज की वृद्धि करे भी, समान गुण वाले इकट्ठे हो जाए तो कोई चीज की वृद्धि होगी, तो सामान्य का मतलब होता है सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारण। विशेष की डेफिनेशन क्या है? जो हानि का कारण हो, हास हेतु विशेष से प्रतिरूप है भी, जो सभी भावों का हास करने वाला हो उसको विशेष कहेंगे। तो जो चक्कर पाणी है, इसने 3 तरह के सामान्य और 3 तरह के विशेष माने, द्रव सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। ये लाइन आप देखो, द्रव विशेष, गुण विशेष, कर्म विशेष। तो एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, द्रव सामान्य की एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन आ जाता है भी ये क्या है। तो जो पहला जो हाफ श्लोक है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, ये है द्रव सामान्य, ये द्रव सामान्य की एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नीचे ऑप्शन में सारे लिखे होंगे, द्रव सामान्य, द्रव विशेष, गुण सामान्य, क्रम सामान्य। भी ये क्या है? तो द्रव सामान्य है, जो पहला हाफ श्लोक है। जो सेकंड हाफ श्लोक है चक्कर पाणी के अनुसार, वो है गुण सामान्य, नहीं द्रव विशेष, द्रव विशेष है, ठीक है, ये द्रव विशेष है। ये द्रव्य में वृद्धि का कारण, ये द्रव्य में हानि का कारण, ये द्रव विशेष है। उसके बाद आता है जो सेकंड श्लोक है, सामान्य एक तो क्रम भी, जो सामान्य है वो इकट्ठा करता है किसी को, एक गुण वाले को इकट्ठा करता है।
तो सामान्य एक तो क्रम वर्ड आया है गुण सामान्य के लिए, ये गुण सामान्य की एग्जाम्पल है। सामान्यम एक तो क्रम, ये लिख लो आप। उसके बाद जो वर्ड है विशेष तो पृथक, तो हम जो विभाग का कारण है, अलग करने का कारण है, जो अलग अलग उसके गुणों को अलग कर देता है, तो ये गुण विशेष के लिए एग्जाम्पल है, विशेष तो पृथक गुण विशेष की। उसके बाद है तुल्य अर्थता ही सामान्य, भी जो एक ही कर्म कर्म करने वाले हैं, तुल्य अर्थता है वो सामान्य, मतलब उनको इकट्ठा किए हैं यहाँ पे। तो ये कर्म सामान्य की एग्जाम्पल है, तुल्य अर्थता ही सामान्य मतलब कर्म सामान्य। जो लास्ट है विशेष तो विपर्य, ये है कर्म विशेष की एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल पूछते होते हैं तो मेंशन कर लेना अभी, सर्वदा सर्व भावनाम सामान्य वृद्धि कारणम, ये सामान्य की डेफिनेशन है। अगर ऑप्शन पूछा जाए द्रव सामान्य, कर्म सामान्य, गुण सामान्य, तो ये द्रव सामान्य है। फिर हास्य हेतु विशेष से प्रवृत्ति रूप हेतु, भी ये विशेष की डेफिनेशन है, भी जो हानि का कारण है, हास करने का कारण है, वो विशेष है। लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरी तरफ से है भी गुण सामान्य, कर्म सामान्य या द्रव विशेष क्या है, तो ये द्रव विशेष है। फिर जो ये थर्ड श्लोक है सामान्य एक तो कर्म, भी ये क्या है, तो ये है इसमें गुण है भी एक ही गुण वाले इकट्ठे होकर रहते हैं, तो ये गुण सामान्य है। फिर विशेष तो पृथक्तम, ये है गुण विशेष। फिर तुल्य अर्थता सामान्य, ये है कर्म सामान्य, और विशेष तो विपर्य है कर्म विशेष। उसके बाद है त्रिदंड, और न्याय दर्शन ने दो ही सामान्य माने, पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे हम, पर सामान्य और अपर सामान्य। और चक्रपाणी ने तीन माने, तीनों के एग्जाम्पल आपको बता दिए मैंने, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। उसके बाद है त्रिदंड, सत्व आत्मा शरीर को त्रिदंड कहते हैं। फिर है आयुर्वेद का अधिकरण, क्या होता है, सत्व आत्मा शरीर से युक्त जो पुरुष है वो ही अधिकरण है, तो अधिकरण को त्रिदंड का पर्याय के रूप में भी ले लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पर्याय पूछते हैं, तो अधिकरण का पर्याय त्रिदंड ही है। उसके बाद गुण, आगे गुण की डिटेल तो पूरी हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, लेकिन जो आचार्य चरक ने बताया वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सा अर्थ गुरुवाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता प्रातः, स अर्थ, इस वर्ड का मतलब है जो पांच जो शब्द स्पर्श रूप रस आदि जो गंध, जो पांच गुण है, इंद्रिय गुण है, वो है सार्थ से रिलेटेड। गुरुवाद्य मतलब जो गुरुवादी गुण है, बुद्धि प्रयत्नादि मतलब आत्म गुण, और प्राध्य मतलब प्राध्य गुण, ये चार तरह के गुण चरक ने माने हैं। स अर्थ का वर्ड पूछ लेते हैं मीनिंग भी क्या है, तो स अर्थ है इंद्रिय गुण, भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है जो इंद्रिय गुण है, वो है पांच। इनके पर्याय पूछ लेते हैं, तो इंद्रिय गुण को विशेषिक और विशिष्ट गुण भी कहते हैं, ये आपने याद करने हैं, इनके जो पर्याय ब्रैकेट में लिखे हैं। उसके बाद गुरुवादी गुण 20 होते हैं, हमने पढ़े हैं, गुरु लघु शीतुषण, ये 20 होते हैं। तो इनका पर्याय क्या, चिकित्सीय गुण भी बोलते हैं इनको, और शारीरिक गुण, ये पर्याय जरूर याद कर लेना, पूछ लेते हैं भी। चिकित्सीय गुण होते हैं, नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे, इंद्रिय गुण, गुरुवादी गुण, आत्म गुण, पराधी गुण, तो हमने गुरुवादी गुण सिलेक्ट करना है। उसके बाद है आत्मगुण, आत्मगुण को आध्यात्मिक और सात्विक गुण भी बोलते हैं। ये 6 होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि, ये होते हैं 6 गुण, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न बुद्धि, इनको अध्यात्म गुण और सात्विक गुण भी बोलते हैं। फिर जो फोर्थ है पराधी गुण, पराधी गुण को कहते हैं चिकित्सा सिद्धि में सहायक गुण, जो चिकित्सा सिद्धि में सहायक है वो होते हैं पराधी गुण। पर अपर सामान्य जो 10 गुण होते हैं, वो जो हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, ये टोटल होते हैं 10। इस तरह टोटल आचार्य चरक ने गुण माने हैं 41 गुण माने हैं, टोटल 41 जो आचार्य चरक ने माने हैं। फिर योगिंद्र नाथ सेन ने उन्होंने 42 माने हैं, इन्होंने मन को भी ऐड कर लिया। तो मन को ऐड करने के बाद योगेंद्र नाथ सेन ने 42 माने। ये संख्या पूछते हैं, ये न्याय दर्शन ने कितने गुण माने, 24। ये पीपीएससी 2015 का एग्जाम था, उसमें आया था जो हमने अटेंड किया था। न्याय दर्शन ने कितने गुण माने, 24 माने। और विशेषिक ने 17 गुण माने। ये आप लिख लो, यहाँ थोड़ा ब्लैक है दिखेगा। तो विशेषिक ने 17 गुण माने। तो संख्या याद रखनी, चरक ने 41, योगेंद्र नाथ सेन ने एक ऐड करके मन 42 मान लिए, न्याय दर्शन ने 24, विशेषज्ञ ने 17 गुण माने 17। फिर आचार्य चक्रपाणी ने गुणों का विभाजन किया, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक सामान्य गुण कह दिए, सामान्य गुण में गुरुवादी और पराधी सम्मिलित करके 30 गुण कर दिए, 20 गुरुवादी और 10 पराधी गुण, क्योंकि इनमें पंच महाभूतों में सामान्य होते हैं, तो दोनों को सेम ही मानना है उसने, और दोनों को एक ही सामान्य गुण कह दिया। सेकंड विशेषी गुण जो इंद्रिय गुण है वो आगे, और थर्ड जो आत्म गुण 6 हमने ऊपर पढ़े हैं, आध्यात्मिक और सात्विक गुण, वो आगे। तो चक्रपाणी ने 3 कैटेगरी मानी।
उसके बाद द्रव्य की डेफिनेशन आ गई, यत्र आश्रित कर्म गुणम कारणम समवाय यत्र द्रव्यम, कि जिसमें कर्म और गुण समवाय कारण से रहते हैं वो है द्रव्य। तो ये द्रव्य की डेफिनेशन आचार्य चरक ने दी। हाँ हाँ, हेलो, हाँ हाँ। हेलो, मैंने पूछना था कि आपने बताया कि क्वेश्चन आया था, तो उसमें चरक के 41 गुण पूछे थे कि न्याय दर्शन के 24 पूछे थे? न्याय 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 की 24। न्याय दर्शन ने कितने गुण माने, ये पदार्थ विज्ञान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पदार्थ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। न्याय दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन है 2015 में। ठीक है, ओके। ओके ओके। उसके बाद द्रव्य की डेफिनेशन ये हमने पढ़ी है, द्रव्य गुण में भी पढ़ी है अभी। जिसमें कर्म और गुण समवाय संबंध से रहते हैं वो द्रव्य है, आश्रित आश्रित होकर रहते हैं। तो द्रव्य की संख्या कितनी है, नौ नौ होती है। खादिन्य आत्मा मन काल दिशा, खाद्य से मतलब पंच महाभूत, आत्मा मन काल और दिशा। तो टोटल द्रव्य संख्या 9 मानी है। और इनको कारण द्रव्य भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पदार्थ विज्ञान में दोबारा देखेंगे, लेकिन याद रखना कारण द्रव्य 9 होते हैं। कौन कौन से, पांच महाभूत, मन आत्मा दिशा काल। तो कारण द्रव्य 9 है। कार्य द्रव्य 2 होते हैं, चेतन और अचेतन। तो अगर पूछे द्रव्य संख्या तो 9 ही 9 चूज करनी है आपने, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। अगर पूछे द्रव्य के प्रकार कितने बताए, द्रव्य के प्रकार सिर्फ 2 है। प्रकार वर्ड यूज करें तो 2, सचेतन और अचेतन। अगर पूछे द्रव्य के भेद कितने हैं, तो भेद 3 है, दोष प्रशमनम धातु प्रदूषणम स्पष्ट कर। तो द्रव्य की संख्या 9 है, द्रव्य के प्रकार 2 है, द्रव्य के भेद 3 है। ये अपन दिमाग में उस हिसाब से याद करना भी, प्रकार 2 है, भेद 3 है, संख्या 9 है। उसके बाद है कर्म। कर्म क्या है, प्रयत्नादि कर्म, जो प्रयत्नादि हम कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं, उनको कर्म कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कर्म की। विशेषिक दर्शन ने 5 कर्म माने हैं, उत्क्षेपण अवक्षेपण अंकुंचन प्रसारण गमन, जो हम नोट में पढ़ते थे, अबडक्शन अडक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन जो भी है, वो 5 कर्म विशेषिक दर्शन ने मान ली। सर्क ने 2 तरह के कर्म माने, 3 और 5। 3 कर्म में तो आगे हीन मध्य उत्तम, कोई भी, इसने हीन मध्य उत्तम का एग्जाम्पल देखे सिद्ध स्थान में हर जगह कोई कर्म, वमन की एग्जाम्पल है, तो हीन मध्य उत्तम वेग बताए है। हीन मध्य उत्तम वर्ड यूज किया है सर्क ने मैक्सिमम हर जगह, वमन विरेचन के वेग में भी यूज किया है। और एक इसने माने पंचविध कर्म, जो वमनादि है वो। तो इसने 2 तरह के कर्म माने चरक ने, 3 और 5। उसके बाद है समवाय। समवाय की डेफिनेशन की है भी, समवाय संबंध, समवाय अपृथक भाव, भी जो अपने गुणों के साथ अपृथक भाव होना ही समवाय है। जैसे पृथ्वी में गंध, जल में शीतल, अग्नि में उष्णता, यह नित्य है। तो समवाय की डेफिनेशन है समवाय अपृथक भाव भूम्यादि गुणे मता, भी जिसमें जो उसका परमानेंट गुण है वो उसमें समवाय के साथ रहे, वो समवाय की डेफिनेशन है। जैसे घड़े में मिट्टी, वो समवाय संबंध का उदाहरण है। पृथ्वी में गंध होगी, जल में शीतलता होगी। अन्न भट्ट ने जो पदार्थ विज्ञान में समवाय की डेफिनेशन दी है वो है नित्य संबंध समवाय, तो जो नित्य समवाय संबंध से रहे वही समवाय है, एक दूसरे में समाहित होकर है। ये भी पदार्थ विज्ञान की डेफिनेशन है। भी घटादि नाम कपालादि नाम, भी जो घड़ा है वो मिट्टी पानी इनसे मिलकर समवाय संबंध से बना है, भी एक दूसरे के बिना इनका जीवन है ही नहीं, मतलब वो समवाय है। उसके बाद है कर्म। कर्म की डेफिनेशन क्या है, जो संयोग और विभाग में कारण होता है और जो द्रव्य के आश्रित होता है वो कर्म है। ये कर्म की डेफिनेशन चरक सूत्र ने यहाँ पर दी है। उसके बाद आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार कर लो। प्रयोजन क्या है, जो हित आयु था वो था आयु की डेफिनेशन। जो प्रयोजन है वो है धातु साम्य क्रिया, धातु साम्य क्रिया प्रयोजन है। भी कोई भी धातुओं में विषमता आ गई तो उसको, उसमें समता करना, भी उसमें सम करना था। लोगों के त्रिविध हेतु क्या है, काल बुद्धि और इंद्रियों का अयोग अतियोग मिथ्या योग हो जाना, उसको रोगों का त्रिविध कारण माना है। और आरोग्य का कारण क्या माने, इनका सम्यक योग हो जाना, काल बुद्धि इंद्रियों का सम्यक योग होना आरोग्य का कारण है। और पीछे आरोग्य की महत्वता ही थी, भी धर्म अर्थ काम मोक्ष सारे आरोग्य के ही कारण मिलते हैं। भी अगर बंदा आरोग्य है, निरोग है, तो उसी ही धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलेंगे। तो पीछे हमने श्लोक पढ़ा था, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलतम आरोग्य। तो उसके बाद है रोग और आरोग्य के आश्रय कितने होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट दो लाइन है ये पूछते हैं। रोग और आरोग्य के आश्रय दो होते हैं, शरीर और मन। लेकिन अगर क्वेश्चन है वेदना के आश्रय कितने होते हैं, तो वेदना के आश्रय, पीड़ा के आश्रय तीन होते हैं, शरीर मन और इंद्रियां। ये चरक शरीर फर्स्ट का रेफरेंस है, शरीर मन और इंद्रियां। तो रोग के आश्रय दो हैं, शरीर और मन। वेदना के आश्रय तीन है, शरीर मन और इंद्रियां। फिर आत्मा की डेफिनेशन आ गई। निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वभूत गुण इंद्रिय चैतन्य कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। इसकी जो लास्ट वाली लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया। भी जो क्रिया होती है वही देखती है, भी जो चैतन्य है उसको आत्मा का है। इसका क्वेश्चन यहीं से आता है, दृष्टा पश्यति ही क्रिया क्या है, नीचे लिखा होता है आत्मा मन ऑप्शन में, तो ये आत्मा है, ये याद रखना, ठीक है। फिर सेम, बिल्कुल सेम डेफिनेशन चरक शरीर फोर फोर में आई है आत्मा के लिए। पहली लाइन सेम है, तो सेकंड लाइन मार्क करनी है आपने। भी सत्व सत्व शरीरों से विशेषाद विशेषोपलब्धि, विशेषाद विशेषोपलब्धि किसके लिए कहा गया, तो आत्मा के लिए कहा गया, याद रखना आप। तो इसमें सिर्फ दो लाइनें याद रखनी है आत्मा के लिए, दृष्टा पश्यति ही क्रिया, ये वर्ड किसके लिए है, आत्मा के लिए। सतव शरीर विशेषाद विशेषोपलब्धि, ये किसके लिए है, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। ये चरक सर, हाँ चरक सारी फोर का रेफरेंस है, ये चरक सूत्र वन का रेफरेंस। फिर शारीरिक दोष जो वात पित्त कफ है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले चरक सूत्र फर्स्ट में आती है, याद रखना जरूर। चरक सूत्र ने वात पित्त कफ के लिए क्या कहा है, शरीर दोष संग्रह, ठीक है। और सुश्रुत ने क्या कहा है, वात पित्त श्लेष्मण देह संभव हेतु। इसने कहा है शरीर दोष संग्रह, इसने कहा है देह संभव हेतु। ये रेफरेंस के तौर पे आ जाती वात पित्त श्लेष्मण देह संभव हेतु, अभी किसका रेफरेंस है, तो अष्टांग चरक सुश्रुत सारा लिखा होता है, तो ये सुश्रुत का है, देह संभव है। तो शरीर दोष संग्रह चरक ने कहा है, देह संभव है तो सुश्रुत ने कहा है, और त्रयो दोष समासत का है अष्टांग द्वितीय ने। तो वात पित्त कफ कफ एंट्री यहाँ पे होती है चरक सूत्र फर्स्ट में। चरक ने कहा है वात पित्त कफश शरीरो दोष संग्रह, सुश्रुत ने कहा है देह संभव है, और वाग्भट ने कहा है त्रयो दोष समासत। फिर मानसिक दोष दो है, रज और तम। सतव को मानसिक दोष नहीं माना, रज और तम में, और रज प्रधान है दोनों में से। मानसिक दोष दो आगे, शारीरिक दोष तीन आगे। फिर चिकित्सा सूत्र, जो शारीरिक दोष का चिकित्सा सूत्र है देव विपास से और युक्ति विपास से चिकित्सा है, और जो मानसिक दोष की चिकित्सा है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य धृति समाधि वो है, और इसको सत्वावजय भी कह देते हैं। मानसिक दोष की चिकित्सा तीन प्रकार की चिकित्सा जो बताई है, देव विपास से, युक्ति विपास से और सत्वावजय। तो पहली दो है वो शारीरिक दोष के लिए, जो सत्वावजय है वो मानसिक दोष के लिए। फिर वात की गुण आगे, ये श्लोक आपको याद भी होगा, अगर ना है तो कर लेना जरूर। फिर पित्त के गुण आगे और कफ के गुण आगे। तो जो शीत गुण है वो दोनों में, वात और कफ में सेम है। रोग है उसकी चिकित्सा करने का उपदेश नहीं दिया गया, भी तब असाध्य नाम व्याधि नाम उपदेश, साधन नाम भी कोई साधन ही नहीं है असाध्य रोगों की चिकित्सा करने के लिए, इसलिए असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। फिर रस, रस का वर्णन भी स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में है, रस के बारे में कहा गया है। जीवा के अर्थ की ग्राह्य विषय को रस कहा गया है, रसनार्थ हो रस। द्रव्यम आप क्षितिस्ता, द्रव्य आप आ गया जल, क्षिति आ गया पृथ्वी। भी जो जल और पृथ्वी है वो निर्वृत्ति के कारण है। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, रस की निर्वृत्ति में कौन से महाभूत है कारण, तो जल और पृथ्वी है। और रस के विशेष ज्ञान में जो कारण द्रव्य है, निर्वत्तो च विशेष प्रत्यय खादस्त्र, भी जो रेस्ट तीन जो महाभूत रहेगी खादस्त्र, वो रस के विशेष ज्ञान में कारण द्रव्य, वायु आकाश और अग्नि। तो द्रव्य में आप आए जल के लिए, ये जो आप आए जल के लिए है, क्षिति आए पृथ्वी के लिए। जो पृथ्वी और जल है वो रस की निर्वृत्ति में कारण है, यहाँ तक ये पहला आ गया। जो विशेष जो इनकी प्रवृत्ति में कारण है वो है जो रेस्ट तीन महाभूत रहेंगे वो। हाँ उसके बाद आगे षड्रस। षड्रस इसका क्वेश्चन ये बनता है, स्वादु वर्ड यूज किया इसने मधुर के लिए चरक ने, ठीक है। फिर अम्ल लवण और कटु को कटुक बोल रहा है, तिक्त और कसाय। अष्टांग हृदयकार ने कटु रस के लिए उष्ण वर्ड यूज किए और लवण रस के लिए पटु।
पटु वर्ड लवण रस के लिए यूज किया है अष्टांगी देवाग भट्ट ने, और कटु रस के लिए उष्ण, और जो चरक है उसने मधुर को स्वादु रस कहा है। उसके बाद वात प्रकोपक, पित्त प्रकोपक, कफ प्रकोपक रस कौन से वात प्रकोपक हमें पता है, कटु तिक्त कषाय है, पित्त प्रकोपक कटु अमल लवण है, कफ प्रकोपक मधुर अमल लवण है। ये जो सिख पित्त प्रकोपक का तिक्त श्रेष्ठ पित्त शामक है तिक्त रस, मधुर रस फिर प्रधानतर आ गया, कषाय प्रधान आ गया। कफ प्रकोपक में सिंपल है कटु तिक्त कषाय, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो ये सीक्वेंस में याद कर लेना आप बस। उसके बाद है द्रव्य वर्गीकरण। ये पहले भी पढ़े हुए, प्रभाव भेद से 3 भेद जो पहले बताए हैं, प्रकार भेद से 2 थे, सचेतन और अचेतन से 9 थे। तो प्रभाव भेद से 3 है, दोष प्रशमनम, धातु प्रदूषणम और स्वस्थित का। भेद से पहले हम कारण द्रव्य 9 थे, तो द्रव्य के प्रकार 2 थे, चेतन और अचेतन। और द्रव्य की जो पीछे हमने भेद पढ़े 3, दोष प्रशमन, धातु प्रस्थित कर। अगर उत्पत्ति भेद से पूछे तो भी 3 है, कौन कौन से है, जांगम, ओदभिद और पार्थिव। जांगम होते हैं जो हमें पशु पक्षियों से कुछ भी प्राप्त होता है, जिसको औषधि के रूप में लिए जाएं या कुछ भी द्रव्य प्राप्त हो सके, वो जांगम होते हैं पशु और पक्षियों से। इसमें सारा ही आ जाता है, मधु भी आ जाता है, गोरस भी आ जाता है, पित्त, वसा, मजा, वेद मूत्र। बस एक रीडिंग दे लेना, कोई वैसे याद नहीं, आपको पता लग जाएगा भी। तो ये 19 चीजें बताई है। तो जंगम द्रव्य कितने हैं, 19। फिर ओदभिद, ओदभिद होते हैं जो हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। पेड़ों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है हमें, मूल, तवक, सार, निर्यास, नाल, स्वरस, पल्लव। पल्लव पत्तों को कहते हैं। क्षार, शीर, विषार भी है, ये याद रखना, विषार जो है ओदभिद द्रव्य है। क्योंकि विषार पंचांग को हम जला देते हैं, जैसे अप्पा मार गया, पूरा पूरा पौधा लिया, उसको जला दिया, क्षार बन गया। तो आषाढ़ भी उद्भिद ही है। शीर, फल, पुष्प, भस्म, तेल, कंटक, पत्तर, शुंग, प्रहो, ये 18 बताए इसे। जितने उसके पेट के पार्ट हैं सारे ना। हाँ हाँ। तो ये क्षार हम ऑप्शन में आता है, क्षार हम सोचेंगे नहीं होगा, लेकिन क्षार पार्ट है, क्योंकि क्षार बनता भी उससे, पंचांग, जो पंचांग को जलाने के बाद, पूरे पौधे को जलाने के बाद बनता है क्षार। हाँ हाँ, भस्म भी यहाँ से इसी तरह याद कर लेना। भस्म है, तेल भी देखो, तेल भी अलग है। तो इस तरह मार्क कर लें, जो आपको अलग लगे, अपने अलग अलग बुद्धि होती है सबकी, उस हिसाब से आप मार्क कर लें। और और भी द्रव्य है, वो 4 प्रकार के होते हैं। पेड़ हमें पता है भी 4 तरह के होते हैं, वनस्पति, वनस्पति है विरुद्ध और औषध। वनस्पति होती है भी जिसमें अकेले फल लगे, वो है वनस्पति। वनस्पति होते हैं जिसमें पुष्प और फल दोनों हो। विरुद्ध होती है जैसे गेहूं भी, जो पक गया वो पौधा पूरा नष्ट हो जाता है, जैसे गेहूं है वो 4-5 महीने में पक गया, उसके बाद नष्ट हो जाएगा, तो वो उसको विरुद्ध बोलते हैं। और जो औषध है, औषध आता है, नहीं औषध है वो, विरुद्ध जो प्रधान है, मैं गलत बोल गया, सॉरी। विरुद्ध होती है बेल, जो हम घर में लगाते हैं ना, कद्दू की बेल होगी, जो सब्जियों की बेल है, जो फैल जाती है, उसको कहते हैं विरुद्ध। औषध होती है जो जैसे गेहूं है, औषध फल पाकांता, भी पकने के बाद अपने आप ही नष्ट ही हो जाती है उसका, बस वो दोबारा हरी हो ही नहीं सकती। तो औषध है फल पाकांता, ऐसा है। इसने वनस्पति को वृक्ष कहा है, बस इतना याद रखना। वनस्पति के लिए वृक्ष वर्ड यूज किया है। आगे सेम ही मानना है भी, वनस्पति में अपुष्प फलवंतो भी, जिसमें अकेले फल हो, पुष्प ना हो। वृक्ष में पुष्प और फल दोनों हो। विरुद्ध प्रतानवत, जो प्रतान की तरह फैल जाए, मतलब जो बेले हैं उनको विरुद्ध बोलते हैं। औषध फल पाक निष्ठा, इसने फल पाकांता कह दिया था, इसने फल पाक निष्ठा कह दिया। थोड़ी सी श्लोक की अगर पहचान करो, ये पीजी लेवल का क्वेश्चन बनता है भी, ये किसने कहा। एमओ लेवल पे सिंपल हमें पता होना चाहिए औषध है क्या, भी जो फल पाक निष्ठा और फल पाकांता भी, जो पकने पर फल दे दे और अपने आप नष्ट हो जाए, जैसे गेहूं है एग्जाम्पल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद पार्थिव द्रव्य। पार्थिव द्रव्य होते हैं जो हमें पृथ्वी के अंदर से खोदने पर मिले। तो इसमें धातुएं आ जाती है, स्वर्ण, अमल, पंचलो, सीकता, मनशिला, हरताल, अंजन। अंजन भी पार्थिव द्रव्य है, ये मार्क कर लेना आप, गेरिक और अंजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें माइंड में नहीं आता भी, गेरिक और अंजन भी पार्थिव हो सकते हैं, ये भी भूमि के नीचे प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो उद्भिद, जो सुश्रुत ने जो स्थावर द्रव्य उनके ग्राह्य अंग 8 बताए हैं। स्थावर होते हैं पेड़ पौधे जो, लेकिन जो अपने ये चरक, इसने बताए 19।
18 बताए इसने औद्वी द्रव्य। सुश्रुत ने स्थावर द्रव्यों ग्राह्य अंग बताए 8, चरक ने औद्वी द्रव्य 18 और जांगम 19। इसने पेड़ पौधों के 18 बताए हैं और इसने 8 बताए हैं सुश्रुत ने। तो सुश्रुत का यहाँ पर कवर हो रहा है भी, इसने ग्राह्य अंग जो स्थावर द्रव्यों के ग्राह्य अंग क्या क्या हम ले सकते हैं 8 ही बताए हैं, लेकिन चरक ने ज्यादा बताए हैं। फिर ये द्रव्यों का वर्गीकरण आ गया, ये अपनी तरफ से इन्होंने नोट्स में याद करने के लिए किया हुआ है, इजी हो जाता है याद करना भी। टोटल 66 द्रव्य बताए, ये मेंशन नहीं है चरक में कहीं पर भी 66 वर्ड कहीं मेंशन नहीं है। इसने याद करने के लिए स्टूडेंट को आसान हो जाए इसलिए लिखा है। टोटल 66 द्रव्य बताए, इसमें 16 तो मूलनी द्रव्य बताए, फलनी द्रव्य 19 बताए, महास ने घृत तेल वसामजा 4 बताए, लवण 5 बताए, मूत्र 8 बताए, दुग्ध 8 बताए और शोधन वृक्ष 6 बताए। ये टोटल 66 बनते हैं। तो ये जो नीचे वाली संख्या ये तो याद करनी है, 66 भले याद रहे ना रहे। मूलनी द्रव्य 16 होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए कितने मूलनी द्रव्य बताए, तो 16 बताए। मूलनी द्रव्य होते हैं भी जिनका मूल यूज हो, ठीक है। मूलनी और फलनी दोनों की इसने 3-3 में डिवाइड कर दिया, वमन हेतु, नस्य हेतु और विरेचन हेतु। तो मूलनी फलनी की हम ये द्रव्य याद करेंगे। वमन हेतु इसने 3 बताए हैं, बिंबी, शरणपुष्पी और वचा। तो वमन के 3 द्रव्य, इसको कैसे याद करेंगे, विषव, वी से बिंबी, श से शरणपुष्पी, व से वचा। ये इंपॉर्टेंट है, एमओ लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे ना सोचना भी डीप है भी नहीं पूछेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कोई भी द्रव्य गुण का कोई भी क्वेश्चन बनता है ना, तो भले पीजी लेवल हो एमओ लेवल हो, वो चरक और सुश्रुत में जो द्रव्य वर्णित है उन्हीं में से उठाते हैं, वो द्रव्य गुण से नहीं उठाते, यहीं से उठाएंगे। जो यहाँ पर पर्याय आगे, जो पर्याय चरक में आगे वही ज्यादा याद करने हैं, वही पूछते हैं द्रव्य के पर्याय। नस्य हेतु सिर्फ 2 बताएं, श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती। इसको कैसे याद करोगे, श्वेत ज्योति, श्वेत से श्वेत अपराजिता, ज्योति से ज्योतिषमती, ठीक है। रेचन हेतु 11 बताए हैं, इसमें श्यामा त्रिव्रता आ गई। जो कल्प स्थान में हम षड विरेचन द्रव्य पढ़ेंगे, आरगवद सुनहुई, उनमें से 4 द्रव्य ये उठा लेने, श्यामा त्रिव्रत, सप्तला, दंती और द्रवंती। जैसे यहाँ दंती का पर्याय लिख दिया प्रत्यक्ष श्रेणी, तो ये प्रत्यक्ष श्रेणी यहीं पर याद करो, प्रत्यक्ष श्रेणी दंती को बोलते हैं। ये द्रव्य गुण का एक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि ज्यादातर पर्याय जो चरक ने कहे हैं वही पूछते हैं। तो जो रेचन है तो 11 द्रव्य हैं, उनको याद करने का एक फार्मूला है, वो आप लिख लो। बोलो। हाँ जी। अधोगुण की, हम्म, अधोगुण, इसमें द्रव्य आया एक अधोगुण। अधोगुण की गाय, हथिनी और बकरी विष के कारण दूध देती है। विष, भी जो अधोगुण है उसके पास 3 है, गाय, हथिनी और बकरी, और वो विष पीने के कारण या विष के कारण जो भी है उसके कारण ही दूध देती है। बस इतनी लाइन लिखनी है आप। अब समझ लो क्या है, नोट्स देख लो। अधोगुण का आ गया अधोगुण, ये 3rd लाइन में अधोगुण है, ठीक है। ओके। गाय से आ गया गवाक्षी, मिल गया गवाक्षी। हाँ, हाथी और बकरी ऐसी। हाँ, हाथी से आ गया हस्तिदंती, ठीक है। बकरी से आ गया अजगंधा, बकरी को अजा कहते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो बकरी आ गया अजागंधा। विष आ गया विषाणी का, विषाणी का एक का यहाँ पर अब कर्कट श्रृंगी, ये पर्याय याद कर लेना आपका, एक यहाँ क्वेश्चन द्रव्य का याद हो रहा है, विषाणी का कर्कट श्रृंगी पर्याय है। विष आ गया विषाणी का, दूध आ गया शीरिणी, ठीक है। ये 6 द्रव्य आपके इस एक लाइन से कंप्लीट हो गए। और ऊपर जो 4 द्रव्य है, ये जो षड विरेचन द्रव्य कल्प स्थान में वो है, सप्तला, दंती, द्रवंती है, तो हम पूरा बाद में भी पढ़ेंगे, तो ये वो है, ठीक है। इनकी मूल यूज होती है, जो ये 16 द्रव्य पढ़े हैं इनकी मूल यूज होती है चिकित्सा के लिए। वमन के लिए बिंबी, शणपुष्पी, वचा। नस्य के लिए श्वेत अपराजिता, ज्योतिषमती। रेचन हेतु 11। उसके बाद है फलनी द्रव्य। फलनी द्रव्य में वमन हेतु 8 है, मूलनी में 3 थे लेकिन इसमें 8 है। 8 कौन कौन से, षडवामक द्रव्य कल्प स्थान के वो 6 के 6 पूरे आ गए, मदन फल, जी, मुत्तक, इक्ष्वाकु, धमार, कुटज, कृतवेदन।
ये याद होंगे कल्पस्थान की थोड़े हाँ बहुत। जी, हाँ जी, ये तो याद है। हाँ, 6 के 6 वो आ गए। 2 ऐड हुए तरपुस, तरपुस होता है खीरा, जो हम सलाद में खाते हैं ना खीरा, वो तरपुस होता है। और एक आ गया हस्तिपर्णी। तो ये क्वेश्चन ना इससे रिलेटेड आएगा, हस्ती दंती और हस्तिपर्णी। बंदा कंफ्यूज हो जाता है भी क्या है। तो हस्तिपर्णी, पर्णी है फलनी द्रव्य और हस्ति दंती है मूलनी द्रव्य। दंती मूल इस तरह याद कर लो। हस्ती पढ़नी है पहेली और हस्ती जलती है। हाँ, और नस्य है तो इसने एक ही मारा माना है, अपमारक। प्रत्यक्ष। अपमारक का प्रत्येक पुष्प ही याद रखना प्रत्यय। ठीक है। ठीक है। देखो प्रत्येक पुष्प ही अपमारक का प्रत्यय, और ऊपर दंती का हमने प्रत्यय देखा था, प्रत्येक श्रेणी। हाँ जी, हाँ जी, ये फर्स्ट था दोनों वो। प्रत्यय, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय यहीं पर याद हो रहे हैं, मैं द्रव्य गुण में इजी हो जाएगा। प्रत्येक श्रेणी दंती था, प्रत्येक पुष्प ही अपमारक है। उसके बाद रेचन हेतु जो है वो 10 है। इसका भी आप फार्मूला लिखो। बोलो। हाँ जी। लिखो। अरे हम्म। संखक ने अंतः कोटर पुष्पी में, अंतर। ये द्रव्य अंतर। आए हैं अंत कोटर पुष्पी, लास्ट द्रव्य है रेचन में। अंतर, देखो हाँ, अंतर कोटर, ठीक है, अंतर कोटर अंतर कोटर पुष्टि। पुष्पी में विडंग डालकर, विडंग डालकर कलितक वीर्या ने, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है हमें, थोड़ा सा ये लाइन पढ़ी होगी ना, आइडिया हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है। तो फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। अरे संकक ने अंत कोटर पुष्पी में विडंग डालकर कलितक वीर्या ने कंपते अभ्य को मार डाला। अभी मुश्किल लग रहा है लिख रहे हो, तभी अब मैं बताऊंगा बिल्कुल इजी हो जाएगा। लिख लिया सारा। हाँ, हो भवप्रीत गया। लिख लिया भवप्रीत। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ तो अब इसको समझो। अरे जो है, अरे है आरगबद, संख का आगे संखिनी, अंत कोटर पुष्पी लास्ट लाइन में लास्ट वर्ड लिखा ही हुआ है अंत कोटर पुष्पी। विडंग से विडंगा आ गया। कलितक से जो द्वित कलितक लिखे ना, मुलेठी को कलितक कहते हैं। मुलेठी के दो भेद होते हैं, अनूप और स्थलज। भी एक ये जल में भी होती है, एक भूमि पर आम जैसे नॉर्मल स्थल पर भी होती है, एक जल में होती है। तो मुलेठी दो तरह की होती है, इसको कलितक बोलते हैं। तो कलितक से दोनों मुलेठी आ गई। वीर्य से करंज आ गई। करंज दो तरह की होती है, प्रक्रिया लता करंज और करंज। लता करंज को प्रक्रिया कहते हैं और करंज को उदक्रिया। तो वीर्य से आ गई करंज, प्रक्रिया और उदक्रिया। अभ्यास से हरित की आ गई। हाँ बस कंप्लीट हो गया। आरगबत संकनी द्विद कलितक, द्विद करंज, विडंग कंपेते से कंपिलक था। कंपेते था ना जो कंपिलक था, कंपिलक हरित की और अंतकोटर पुष्पी। तो ये 10 द्रव्य आ गए। डॉक्टर मॉर्निंग एक बार दोबारा रिपीट कर दो बस। हाँ जी, हाँ जी, मैं यही कह रही थी, पर आप बोल दो उसको। हाँ, अरे संखक ने अंतकोटर पुष्पी में विडंग डालकर कलितक वीर्या ने कंपेते, या कंपेते अभ्या को मार डाला। वीर्या ने कंपेते अभ्या को मार डाला, या कंपीलक भी लिख लो भले याद करके, कंपीलक अभ्या को मार डाला। ये ऐसे लिखा भी, जो कांपने वाली अभ्या मतलब डरपोक है उसको मार डाला, इस तरह साउंड कर रहा है। कंपीलक अभ्या भी लिख सकते हो, कंपीलक अभ्या को मार डाला। ये ऐसी लाइन है, इससे थोड़ा सा आइडिया रहता है, जब क्वेश्चन सामने आ जाता है तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। वैसे तुम ये 10 भले 10 बार पढ़ लो तो भी याद नहीं होगी। तो ये नीचे इसने बहुत इंपॉर्टेंट ये कंपाइल कर दिया नीचे। सप्तला संखिनी हम पढ़ते हैं, विरेचक द्रव्य, जो 11वां 12वां बनी 12वां चैप्टर है कल्पस्थान का, लास्ट सप्तला संखिनी 11वां चैप्टर है, दंती द्रवंती 12वां है। तो सप्तला संखिनी जो दोनों इकट्ठी है वहां पर तो, लेकिन सप्तला का जो है मूल यूज होता है
शंखनी का फल यूज होता है। फिर जो हस्ती दंती है उसका मूल यूज होता है, हस्ती पर्णी का फल यूज होता है। प्रत्येक श्रेणी जो दंती है उसका मूल यूज होता है, और प्रत्येक पुष्पीय अपामार्ग है उसका फल यूज होता है। फिर आगे महासने। महासने चार होते हैं, घृत, तेल, वसा, मजा। इसका इंपॉर्टेंट क्या है, इनका यूज कैसे कैसे कर सकते हैं, तो चार ही यूज है इसके, ये जरूर याद कर लेना। ये पूछते हैं इसका कौन सा यूज नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। तीन इसमें लिखे होते हैं, चौथा कोई और। तो पान के लिए, अभ्यंजन के लिए, बस्ती के लिए और नस्य के लिए, ये चार यूज है इसके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। गुण क्रम ये हमें पता है, इन चारों को स्नेह, जीवन, बल्य, वर्ण, उपचय, वर्धनम। विवरण, उपचय, वर्धना, इसे पूछ लेते हैं क्या है, तो मासने है। फिर पंच लवण आगे, सुवर्चल लवण, सेंधव लवण, बिड लवण, औद्भिद लवण, समुद्र लवण, ये पांच माने चरक ने, जो रस शास्त्र में हम रस तरंगणी के पढ़ेंगे, उसने औद्भिद नाम मानकर रोमक लवण मान दिया। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, निम्न में से चरक ने कौन सा लवण का भेद नहीं माना, रोमक होता है ऑप्शन में, तो रोमक नहीं माना। अगर रस शास्त्र रस तरंगणी से पूछते हैं तो औद्भिद नहीं माना। गुण, स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्नि, दीपनम, और जो अजीर्ण है, जितने भी उदर के रोग हैं सब में लवण उपयोग किए। फिर आगे मूत्र, 8 मूत्र हैं। भाव प्रकाश ने कह दिया भी, जो 4 मादा और 4 नर, ये डिवाइड करोगे तो 4 मादा और 4 नर बनते हुए, जो मादा का मूत्र है वो लघु गुण है, जो नर का मूत्र है वो गुरु गुण है। मूत्रों के सामान्य गुण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, उष्णम, तीक्ष्णम, अरुक्षम, कटुकम, लवण, अनवितम। अरुक्षम, अरुक्ष है ये, अरुक्ष वर्ड मूत्र के लिए फेमस है। और हाँ, उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, लवण, रस। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, कटु रस प्रधान है और लवण अनुरस है, ठीक है। ठीक है। उष्ण, तीक्ष्ण है, अरुक्ष है, ये प्रधान कटु रस लिखा कटु, है और लवण साथ में अनुरस होता है। लवण लिखा है ना, ये ठीक है, कटु वाला। हाँ, लवण अनुरस है। जो मूत्र के सामान्य गुण है, अरुक्ष है, कटु प्रधान रस है, लवण अनुरस है, इतना याद रखो सामान्य गुण में बस। एक इसके प्रयोग देखो, इसमें पीने के लिए कहीं पर नहीं बोला गया, उत्साधन है, अलेपन है, स्थापन है, विरेचन, स्वेदन क्रम, उपनाम और परिक्षेप, ये लाइन पीने के लिए कहीं नहीं बोला गया। उत्साधन, अलेपन, स्थापन, विरेचन, स्वेद, उपनाम और परिक्षेप, ये यूज है इसके। फिर सामान्य प्रयोग आगे आना, उधर उधर ये लाइन करने की जरूरत नहीं, आगे इसमें कवर हो जाएगा, जो 8 मूत्र के हम पढ़ेंगे ना उसमें कवर हो जाएगा। एक जो ये लाइन है, पांडु रोग उपसृष्टा नाम सर्मम औचित्य थे, ये क्वेश्चन आता नीचे लिखा होता है दूध मूत्र, तो ये मूत्र है। पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम सर्म औचित्य थे, ये पांडु रोग का श्रेष्ठ जो है वो, इन लोगों में जो श्रेष्ठ है वो मूत्र है। फिर ये दोषों पे क्रम आ गया सेकंड लाइन में, श्लेष्मा नाम समेत विश्लेषमा का समन करता है, मारुतम लवते वायु का अवलंबन करता है। और पित्त पे सब आचार्यों के अलग अलग है। पित्त का चरक ने बताया भी पित्त का विरेचन करता है, और वाग्भट कह रहे पित्त वर्धक है मूत्र, और सुश्रुत ने कहा है विष घन मूत्र के लिए। और ठीक है। भावप्रकाश ने रसायन बोला है नर मूत्र को, ये क्वेश्चन पूछते हैं पीपीएससी में भी है, नर मूत्र को रसायन किसने बोला है, भावप्रकाश ने नर मूत्र को रसायन बोला है, ठीक है। ये सस्मा का समन करेगा, मारुत का अवलंबन करेगा, और पित्त को रेचन करेगा, ये चरक ने कहा है। वाग्भट ने थोड़ा ऐड कर दिया, पित्त का रेचन ना करके पित्त का वर्धन करता है। सुश्रुत ने मूत्र को सामान्य गुण में विष घन कहा है, और भावप्रकाश ने इसको रसायन बोल दिया, नरमूत्र रसायन, नरमूत्र को रसायन बोला है। फिर इसके रस आगे मूत्र के, गौमूत्र समुद्रम है, अजामूत्र कसाय मधुरम, अजा में कसाय मधुर है। महिष मूत्र सहसार में, ये भी पूछ लेते हैं इसका सहसार। उष्ट्र मूत्र तिक्त है, वाची मूत्र तिक्त कटु है, आवी मूत्र तिक्त है, अस्थि मूत्र लवण है। एक है अस्थि का पूछते हैं, 3 याद रखना बस। अजा का कसाय मधुर है, सहसार पूछे तो महिष का है, भैंस का है, और जो हथिनी का है वो लवण है। उसके बाद जो रोग घनता है, जो गौमूत्र है वो कृमि, कंडु, कुष्ठ और उदर रोग में, कृमि, कुष्ठ, कंडु, ये गौमूत्र है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कृमि, कुष्ठ, कंडु तीनों का जिन आते हैं वो गौमूत्र है। फिर ये पथ्य दोषांति, पथ्य मूत्र किसको बोला गया है, अजामूत्र को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है महिष मूत्र, उदर गण, शोफ, अर्शनाशक और सर बोला गया है। फिर अभी
अविमित्र भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पित्तम अविरोधी है। विस्निग्ध स्निग्ध मूत्र कौन सा है और पित्त अविरोधी कौन सा है, तो अविमूत्र इंपॉर्टेंट है, एमओ पर्पस से इंपॉर्टेंट है। उष्ट्रमूत्र श्वास का नाशक, उष्ट्रमूत्र का श्वास काश के लिए अगर पूछे तो उष्ट्रमूत्र है अकेला। उसके बाद आ गया हस्तिमूत्र। हस्तिमूत्र कृमि कुष्ठ प्रशम बद्धविण मूत्र विष श्लेष्मयम अश्नाष्ट। खरमूत्र का ग्रह बाधा नाशक पूछते हैं अनुवाद स्मार में, खरमूत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गौमूत्र आ गया कंडूक कृमि कुष्ठ में, अजामूत्र को पथ्य बोला है और त्रिदोष घन बोला है, और जो अविमूत्र है उसको बोला है स्निग्ध, स्निग्ध गुण वाला और पित्तम अविरोधी है। और उसके बाद जो खरमूत्र है उसको उन्माद अपस्मार और ग्रह बाधा नाशक, मानसिक रोग जो भी है उसमें खरमूत्र बताया गया। भैंस का इंपॉर्टेंट है ससारम, अजा का इंपॉर्टेंट है कसाय मधुरम, और अस्थि का इंपॉर्टेंट लवण मूत्र, लवण मूत्र पूछते हैं। और नीचे प्रधान क्रम में ये 3 मार्क कराई दिया आपको, गौमूत्र करा दिया, एक अजामूत्र हो गया 4 है, और एक अविमूत्र हो गया और एक हरमूत्र हो गया। बस इन चारों में क्वेश्चन बन जाएगा। रीडिंग सबकी लेनी है, छोड़ना किसी को नहीं, मेन इन पर फोकस करना है। लास्ट पेज बिल्कुल ये थोड़ा फास्ट करेंगे हम, इजी है बिल्कुल। अष्ट दूध ये आप पढ़ लेना कौन कौन से, सेम ही है, बस इसमें गधा नहीं आता, स्त्री दूध आ जाता है गधे की जगह, ये याद रखना, ठीक है। उसमें मूत्र में गधा आ गया था, यहाँ पे स्त्री ऐड हो जाएगी, सात सेम है। ठीक है। सामान्य गुण क्या है, सामान्य गुण में लास्ट वाली लाइन ये पूछते थे, प्रीणम रहणम ऋष्य में बल मन कर्म क्या है, तो ये सामान्य दूध, दूध का सामान्य गुण है। फ्रीडम ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन, जीवनियम श्रम हरम श्वास काश निर्हरणम क्या है, तो दुग्ध है। ये थोड़ी सी श्लोक की पहचान आपने करनी है अपने तरीके से। रोग घनता आ गई, दुग्ध श्वास काश रक्तपित भगन तृष्णा और क्षीण छत में श्रेष्ठ है। जो पांडु रोग वाली लास्ट वाली लाइन थी मूत्र वाली, वो भी पढ़ लेना, उसके साथ ये पढ़ लेना, अगर ये लाइन आई तो दूध है, और जो पीछे वाली लाइन पांडु रोग उत्तमम च मूत्रम वो मूत्र है, और पांडु रोग अमल पित्त भी साथ में आ जाते हैं तो दूध है। और योनि शुक्र मूत्र प्रदर विभिन्न रोगियों के लिए पथ्य होता है। शोधन वृक्ष ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों 6 शोधन वृक्ष बताए गए हैं, जिसमें 3 दूध वाले हैं और 3 जिनकी त्वचा उपयोग होती है। तो शोधन वृक्ष टोटल कितने, 6। 3 है जिनका दुग्ध यूज होता है, 3 है जिनकी त्वचा यूज होती है, छाल यूज होती है। तो दूध वाले कौन से, अरक सुनोई और असमंतक। अरक का यूज दोनों में होता है, वो हमने विरेचन याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सुनोई भी मोस्ट इंपोर्टेंट, विरेचन। सुनोई का एक प्रयोग यहाँ पर और बता दूं आपको भी, जो सार सूत्र बनाते हैं हम, वहां बनाते थे जीएसएम कौंडल सर के, मैंने बनाए काफी। तो सिर्फ हल्दी और सनोई का लेप करते थे हम, 7 कोटिंग सनोई की कर दी, 7 कोटिंग हल्दी की, मतलब 1 कोटिंग हल्दी की, फिर 1 सनोई की, फिर हल्दी की, फिर 1 सनोई शीर की, फिर हल्दी की। तो सनोई का सार सूत्र बनाने में प्रयोग होता है, और विरेचन के लिए दुग्ध प्रयोग होता है। अश्मंतक का वमन के लिए। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों याद रखना। फिर त्रिवलकर 3 द्रव्य कौन कौन से हैं, पहले तो ये याद करने 3 द्रव्य शीतत्रय में है कौन कौन से, फिर उनके यूज याद करने। ऐसे त्रिवल्कल 3 है कौन कौन से, पुतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। इसके साथ जो भी इनके पर्याय दिए हुए हैं ये यहीं पर याद कर लेना, द्रव्य गुण में इजी हो जाएगा। जो पुतिक है वो विरेचन कर्म के लिए, तिलवक भी विरेचन कर्म के लिए, कृष्णगंधा के 4-5 यूज है, परिसरप, शोथ, अर्श, दद्रु, विदर्दी, गंड, कुष्ठ और अलजिम। ये स्किन में ही था ना, मल्टीपर्पज यूज है। स्किन में ही है, हाँ मतलब बेसिक इसके यूज अर्श हाँ में या स्किन, कलर हाँ में। हाँ हाँ टोटल स्किन। हम्म, अर्श में भी अब जख्म है कोई, ब्लीडिंग अर्श है तो वहां पे लगाने की जरूरत। ठीक है। फिर आगे आगे तत्वविद, तत्वविद वैद्य कौन से होते हैं, जिनको औषधि के नाम और रूप दोनों को जानते हैं, उसको तत्वविद कहते हैं, ठीक है। विषय उत्तम क्या है, जो रोगी की विधि परीक्षा करके और फिर विचार करके औषधों को दे, वो विषय उत्तम का है। फिर यहाँ पे कहा गया भी, बिना विचार किए जो औषध लेते हैं हम भी, वो विष शास्त्र सार अग्नि इंद्र वज्र के समान घातक होती है। भी हमें पता ही नहीं होता प्लांट क्या है, और उस औषध रूप में प्रयोग करना घातक है, जबकि विज्ञात औषध अमृत के समान है। ये कोई वैसे रीडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रेफरेंस के तौर पे पूछ लेते हैं। फिर क्या है भी, कोई भी अगर तीक्ष्ण विष भी है, अगर हम दिमाग से यूज करें औषध के लिए तो औषध बन जाता है, और अगर अच्छी से अच्छी औषध अगर हम सही युक्ति से यूज ना करें तो वो तीक्ष्ण विष बन जाता है, ये लाइन लिखी हुई है। फिर मूर्ख वेद होता है भी, मूर्ख वेद जो सांप का विष पाकर मरना अच्छा है, लेकिन मूर्ख वेद से ट्रीटमेंट लेना बहुत बुरी बात है, ये वो सब वो लिखा हुआ है यहाँ पे।
ये फिर यहाँ पर सदमचेर वेद की वो आई है। सदमचेर वेद कौन सा आता है, जो आता जाता कुछ नहीं लेकिन किसी अच्छे वेद की शरण में रहकर थोड़ा बहुत सीख लेता है, वो सदमचेर वेद होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे सुश्रुत का ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सुश्रुत ने कहा है भी, वेद को रोगी की पुत्र के समान चिकित्सा द्वारा रक्षा करें, पुत्र वदेन पालिते आतुर भिषक। इसका रेफरेंस पूछते हैं भी, किसने कहा है? ऑप्शन में सुश्रुत, भाव प्रकाश, चरक, हाँ, सब लिख देते हैं लेकिन ये सुश्रुत ने कहा है। फिर ये श्लोक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला है भी, उत्तम भेषज वो ये जो हमें आरोग्य दे, तदेव युक्तम भेषजम यद आरोग्य कल्पते। ये डॉट, यहाँ डॉट डॉट करके यदा आरोग्य कल्पते लिख देंगे भी, इसके आगे क्या आएगा तो भेषजम आएगा। यदा आरोग्य कल्पते क्या है? भेषजम। और रोग्य भय प्रमोचते भी, रोगों के भय से हमें दूर करता है, वो क्या है? वो भेषज है, वैद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद कर लेना। उसके बाद लास्ट लाइन है, दीर्घ जीते अध्याय में कुल श्लोक की संख्या 141। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया, बस इतना करना है अपने आज।